सबसे पहले पॉलिटिकल न्यूज की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा चुनाव में साथ लड़ेगा या फिर नहीं लड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गठबंधन को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। देखिए, अखिलेश ने जहां अपने बयान में कहा कि जो जहां जीत सकता है उसे वहां से सीट मिलेगी, वहीं इमरान मसूद ने कहा कि सवाल सीट का भी है और जीत का भी है। उत्तर प्रदेश में 80-17 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन पर बिहार चुनाव के रिजल्ट का असर दिखने लगा है। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया है। अखिलेश ने मीडिया में कहा कि जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ सीट जीत सकती है वो उस सीट से लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिसे जहां ज्यादा वोट मिला हो वही मुख्य फॉर्मूला होता है। साथ में समीकरण भी देखा जाता है। बीजेपी सरकार लोगों के वोट कटवाने के लिए एसआईआर कर रही है। तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सबका साथ लेंगे और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने लोग जुड़ जाएं, जितने लोग हम जोड़ ले जाएंगे और परेशानी और क्या बात है अगर उसका निराकरण कर देंगे तो हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे मजबूत हो उस दिशा में काम करेंगे। अखिलेश यादव के सीट बंटवारे पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निशाना साधा। इमरान मसूद ने कहा कि 80 में 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, सवाल सीट का भी रहेगा और जीत का भी। सीट का भी है और जीत का भी है, दोनों का है। ऐसा नहीं है, सीट का भी होगा और जीत का भी होगा, लेकिन जब सीट होगी तभी जीत होगी। ये नहीं होगा जो मैंने पहले कहा था 17-80 का फॉर्मूला इस बार नहीं होगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर पलटवार करते हुए एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पूछा कि इमरान मसूद किस हैसियत से बात कर रहे हैं। बिहार में संभावनाओं पर गठबंधन हुआ, यूपी में भी ऐसा ही होगा। किस हैसियत से इमरान मसूद बात कर रहे हैं, उनकी बात पर कितना संज्ञान लेना चाहिए, ये सोचने का विषय है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, उनका फार्मूला सही है कि जीत ही धर्म है और जीत के लिए ही चुनाव आवश्यक है वर्तमान समय में, और बिहार में हम लोगों ने इसका नतीजा देख लिया। सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस नेताओं के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इंडी गठबंधन को डूबता जहाज बता दिया। जिस तरीके से वहाँ खींचतान मची हुई है, इस खींचतान को देख के साफ स्पष्ट लगता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन का जहाज जल्द ही डूबने वाला है। और ये मिलके लड़े, अलग अलग लड़े, कैसे भी लड़े, उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा साथ, पूरा विश्वास आज हमारे मोदी और योगी सरकार पे है। और जनता के विश्वास के बल पे, जनता के साथ और आशीर्वाद के बल पे 27 का चुनाव हम लड़ेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में गठबंधन चलता रहेगा। हालांकि उन्होंने कंडीशन लगाई है कि गठबंधन में उसे सीट मिलेगी जो जीतने की हालत में होगा। इसे लेकर एसपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करने वाली और साथ ही 8 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने के पूरे मूड में है, जिससे सदन में हंगामे के आसार बन सकते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी में शीतकालीन सत्र का पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है। 19 दिसंबर शुक्रवार को सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन घोसी से सपा के दिवंगत विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाएगा। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न होंगे और 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हालांकि बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि एक तो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, तो जो विधायक हैं वो ज्यादा उत्साहित होंगे, और नया समीकरण, जो सामाजिक समीकरण नया बना है पंकज चौधरी के आने से, उसका एक झलक शायद विधानसभा के अंदर भी दिखाई दे। योगी सरकार इस सत्र में 8 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में सदन में रखेगी। सरकार की योजना है कि विपक्ष के हर मुद्दे का तथ्यात्मक जवाब दिया जाए। अनुपूरक बजट में विकास कार्यों, ग्रामीण क्षेत्रों और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार हर विपक्ष के सवाल का जवाब देने की बात हो, हमारे जो अन्य विभागीय कार्य होंगे, जो तमाम संवैधानिक जो काम पूरे कराने होंगे, वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। और विपक्ष का भी हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद है। वही विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष SIR, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जो सत्र का समय है वो 4 दिन 5 दिन, उसमें भी कई दिन छुट्टियां, तो सवाल इस बात का, ये सरकार केवल अपने शाही खर्चों के लिए केवल सत्र चलाती है। जनता के मुद्दों से, जनता के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सत्र यूपी की सियासत में नई हलचल ला सकता है। अनुपूरक बजट से विकास को गति मिलेगी तो विपक्ष के सवालों से सदन में गर्माहट भी आएगी। आने वाले दिनों में विधान भवन एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बनेगा। विधानसभा सत्र को लेकर कल से तैयारियां शुरू हो रही हैं, बैठकें शुरू हो रही हैं, और इन बैठकों में जहां कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक का भी विधानसभा में आयोजन किया जाएगा। यानी कि अब कल से बैठकें शुरू हो जाएंगी और विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार जहां अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हंगामे के मूड में है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की पुरानी मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। कई जिलों में वकीलों ने अपने चैम्बर बंद कर प्रदर्शन किया, तो वहीं व्यापारियों ने समर्थन में बाजार बंद रखे। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर जाम लग गया और जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात नजर आया। इस आंदोलन में पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के लोग शामिल हुए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग फिर से तेज हो गई है। पश्चिम यूपी के कई जिलों में वकीलों ने अपने अपने चैम्बर बंद कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने भी समर्थन में बाजार बंद रखे। विरोध प्रदर्शन करते हुए बाजार में जाम लगा दिया। इस दौरान जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बताएं कि इस विरोध प्रदर्शन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले शामिल रहे। मुजफ्फरनगर में वकीलों का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना नहीं होगी तब तक प्रदर्शन चलेगा। आज हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित हो, इसके लिए केवल ये वकीलों की डिमांड नहीं, आप गलत कहते हैं। ये डिमांड आज आम जनता की है। आप देख रहे हैं कि आज सारा का सारा बाजार, सारा समुदाय, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, जो भी है, सब आज इस मांग के साथ खड़े हुए हैं। और ये हाई कोर्ट की बेंच अब बननी आवश्यक है और बन के रहेगी। क्यों कि अभी तक जो कहा जाता था कि साहब ये खाली वकीलों की डिमांड है, वो अब वकीलों की डिमांड ना हो करके वो आम जनता की डिमांड है, जन जन की डिमांड है। इधर यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी पश्चिम यूपी में हाई कोर्ट की बेंच बनाने की मांग की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ये वकीलों की नहीं, सभी लोगों की समस्या है। इसके लिए मैं PM, CM और कानून मंत्री को पहले ही पत्र लिख चुका हूं। हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिले, ये एक बहुत प्राचीन समस्या है और ये केवल एडवोकेट्स की समस्या नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सब लोगों की समस्या है, जिनका भी किसी प्रकार का न्याय जब उनको हाई कोर्ट से चाहना होता है तो उसके लिए प्रयागराज यानी इलाहाबाद जाना पड़ता है। बहुत दूर भी है, न्याय महंगा भी है। सस्ता और सुलभ न्याय सबको मिले, ये अधिकार सबका है। इस नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय कानून मंत्री जी को मैंने पूर्व में पत्र लिखा है और यह विनम्र अनुरोध किया है कि उसके ऊपर विचार करें। हमारी आज भी ये निवेदन है कि इसके ऊपर उनको विचार करें और सरकार को, क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलवाएं। वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की बेंच बनाए जाने की मांग को लेकर मेरठ में भी प्रदर्शन हुआ। वकीलों के समर्थन में कारोबारियों ने बाजार बंद रखे। हालात ये थे कि ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद रहे। निजी डॉक्टर्स की ओपीडी सेवाएं भी बंद रहीं। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना बेहद जरूरी है। उधर प्रदर्शन की वजह से पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। आज 22 जिलों को बंद किया गया। वेस्ट यूपी के 22 जिले बंद किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये मेरठ की तस्वीरें। मेरठ का बेगमपुल चौराहा है जहां पर वकील हंगामा कर रहे हैं, इनके साथ व्यापारी हंगामा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? जो छोटे राज्य है जोधपुर, जयपुर, उसमें 2 हाईकोर्ट बेंचे हैं, लेकिन वो जनसंख्या के हिसाब से, वो क्षेत्रफल के हिसाब से भी कम है। और हमारी ये डिमांड है कि हाईकोर्ट बेंच इस साल तो हमें दे ही दे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं कि उनकी सुविधा के लिए यहाँ हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए। ये आंदोलन अब और तेज हो गया है और आने वाले दिनों में इसका असर राजनीति पर भी पड़ सकता है। ये देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं आज वाराणसी नगर निगम के एक फैसले के खिलाफ काशी के संत एकजुट हो गए। संतों ने आक्रोश जताते हुए निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम ने आपको बताएं कि सीवर और वाटर टैक्स को लेकर के मठों को नोटिस भेजा है और टैक्स न जमा करने पर मठों की कुर्की का आदेश भी दिया गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नगर निगम के खिलाफ काशी के संतों का आक्रोश जारी है। पातालपुरी मठ में दर्जनों की संख्या में अलग अलग मठों के महंत शामिल हुए, जिन्होंने निगम के खिलाफ बैठक की और निगम के फैसले को वापस लेने की मांग की है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संतों ने आमरण, अनशन और आत्मदाह की चेतावनी दी है। हम लोग परमार्थ का काम करते हैं। कोई भी भीख मांग करके साधु अगर यहाँ पर ले आता है, कथा करके ले आता है, मांग करके ले आता है, भिक्षाटन करके ले आता है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, साधु सेवा करता है, संत सेवा करता है, आए गए अतिथियों की सेवा करता है। ऐसी स्थिति में हम आपको लाखों लाख आप बिल भेजोगे तो कहाँ से देंगे? तो यह सारी चीजों को लेकर के आज मीटिंग हो रही। हम लोगों की बात नहीं मानेंगे अगर, तो हम फिर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाए। संतों में यह आक्रोश निगम के उस नोटिस के खिलाफ है जिसमें निगम के टैक्स न जमा किए जाने पर मठों को कुर्की का आदेश दे दिया गया। दरअसल निगम ने आधा दर्जन मठों पर सीवर और जल टैक्स का नोटिस भेजा है। साथ ही कई मठों को हाउस टैक्स का भी नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में टैक्स न जमा किए जाने पर मठ पर कुर्की की कार्रवाई करने की बात लिखी गई है। जल का चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके आया है इस बार टैक्स। जल का टैक्स आ रखा है, हाउस टैक्स, और बिजली बिल तो पूछे मत, लाखों रुपए से ऊपर हो रहा है। और अब तो धमकी दिया जा रहा है अगर नहीं जमा करेंगे तो आपके आश्रम को गिरा दिया जाएगा। नगर निगम की जो टैक्स आई है उसमें कुर्की शब्द लिखा हुआ है, यही नाराजगी? अरे कुर्की तो है ही है, जोर जबरदस्ती आकर बड़े अफसर रुपया लेकर चले गए हैं। कहते महाराज जी आपको देना पड़ेगा। आप बताइए, हम आश्रम चलावे, भगवान के भोग राग के लिए मांग मुख खिलाते हैं, वो उनके जमा करें ना आश्रम चलावे। संतों की मांग है कि मठों का सारा टैक्स माफ किया जाए। संत दान के पैसों से अपना मठ चलाते हैं और शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में संतों ने टैक्स देने में असमर्थता जाहिर की है। तो वहीं इस मामले में निगम का कहना है कि मठों का हाउस टैक्स माफ कर दिया गया है, लेकिन उन्हें सीवर और वाटर टैक्स देना पड़ेगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। तो रवि पांडे की आपने रिपोर्ट को देखा। आगे बढ़ रहे हैं, बात शामली की कर लेते हैं, जहां पर कंडला से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। बुर्के के लिए ट्रिपल मर्डर की खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया, जहां पति ने झूठी शान और पारिवारिक झगड़े के चलते अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। अभी और भी पढ़ते हैं, क्योंकि आरोपी पति फारूक ने पहले अपनी पत्नी ताहिरा और बेटी आफरीन को गोली मारी और फिर दूसरी बेटी को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर तीनों के शवों को घर के आंगन में करीब 7 फीट गहरे गड्ढा खोदा और उसमें दफन कर दिया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं।
बुर्का नहीं पहना तो पत्नी को मार डाला। पत्नी के साथ 2 बेटियों का किया मर्डर। मानसिकता कट्टर, हत्या बर्बर। दिल दहलाने वाली यह वारदात शामली जिले के कांधला थाना इलाके के गढ़ी दौलत गांव की है, जहां आरोप है कि फारूक नाम के एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर दोनों बेटियों की निर्मम हत्या कर उसे आंगन में ही दफना दिया। पहले पत्नी ताहिरा को मारी गोली, बेटी आफरीन और सहरीन की भी हत्या। तीनों शवों को आंगन में दफनाया, 7 फीट गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। फारूक ने निर्मम तरीके से जो है तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्याकांड को छुपाने के लिए अपने ही घर के आंगन में जो है करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा और तीनों के शवों को जो है वहां पर दफना दिया। बेटी और मां ताहिरा को जो है इसी गड्ढे में दफनाया गया। देख सकते हैं कि किस तरह से जो गड्ढे की गहराई है वो लगभग जो है 7 से 8 फीट है और खुद ही उसने इस गड्ढे को खोदा और इसमें जो है माँ और 2 बेटियों को जो है इसमें दफन कर दिया ताकि इस पूरे हत्याकांड का राज फाश ना हो सके। हत्या के बाद शवों को दफनाकर आरोपी फारूक उसी घर में रह रहा था। किसी को भनक नहीं थी कि फारूक ने ट्रिपल मर्डर जैसे नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जब पत्नी के परिवार वालों का उससे संपर्क नहीं हुआ तो ग्राम प्रधान से मिलकर तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद फारूक को हिरासत में लेकर पूछताछ हुआ तो मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने पहले तो गुमराह करने का प्रयास किया, बाद में उसने पूरी घटना बताया। उन्होंने बताया कि साहब मेरी शादी 18 वर्ष पहले हुई थी, मैं अपनी पत्नी को काफी पर्दे में रखता था, नकाब और बुर्के में, कभी उससे बाहर नहीं निकली थी, लेकिन विगत 1-2 महीने से काफी झगड़ा हमसे कर रही थी और 1 महीने पहले वो हम अपना बुर्का और नकाब निकाल के फेंक दिया। उसने बताया कि अब मैं ओपन रहूंगी, हम भी काम करेंगे और हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। फिर वो अपने आप चली गई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने मैके मुजफ्फरनगर में। इस बात से वो काफी नाराज था कि ये जो इसने पर्दा हटाया, जो नकाब बुर्का हटाया, इससे हमारी बड़ी बेइज्जती अपमान हुआ, ये खुले गई यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया था। इसी मतलब नाराज रहता था वो। 1 महीने करीब पत्नी इसकी अपने मैके में जाके उनको बुला करके समझा के ले आया और तभी से इसका कहना है कि साहब मेरे मन में भाव आ गया कि इसको हम जरूर मार देंगे क्योंकि हमारी इसने बदनामी कर डाली है। वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली मिली, जबकि मौके से खून से सना डंडा बरामद हुआ है। आशंका है कि उसी डंडे से बच्ची की आंख फोड़ी गई। पूछताछ में पता चला कि पत्नी के बिना बुर्के मायके जाने से वो नाराज था, इसलिए उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बहुत ही एक धार्मिक कट्टरता का बहुत ही खराब उदाहरण है ये। इसका कहना ये था कि साहब मैंने कभी इसको बाहर नहीं जाने दिया, कभी बुर्का और नकाब से बाहर नहीं आई थी ये, और मैं बहुत सारे पैसे जो मैंने कमाया 21,000 रुपए पर मंथ के हिसाब सब इसको लाके मैंने दिया और इसने मेरी इज्जत गंवा दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी फारूक ने पूरे प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके लिए उसने 3,000 रुपए में तमंचा खरीदा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बुर्का नहीं पहनने के लिए ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी शामली की घटना को शर्मनाक बताया। साथ ही साथ घटना की आलोचना भी उनके द्वारा की गई और साजिद रशीदी ने 2 टूक शब्दों में शामली की घटना को इस्लाम के खिलाफ बताया है। इस्लाम में बुर्का न पहनने पर कत्ल जायज़ नहीं है। जिसने भी ये हरकत की है वो इस्लाम के खिलाफ की है, अपने जुनून में, अपने गुस्से में की है। इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं। मुसलमान जो भी काम करता है ज़रूरी नहीं कि इस्लाम के मुताबिक हो, इस्लाम के बताए हुए तरीके पर हो। बहुत सारे मुसलमान गुनाह कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम ये कहता है। इसलिए जिसने भी ये कत्ल किया है बुर्का न पहनने पर, उसने इस्लाम के खिलाफ किया है। और अब बात मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी की, जहां वो अपने भारत के दौरे के बीच गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा का खास दौरा करने पहुंचे। मेसी अपने साथी खिलाड़ियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ वनतारा पहुंचे, जहां पर
उनका पारंपरिक शैली में भव्य स्वागत किया गया। यहां पर उन्होंने वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी के साथ शिव मंदिर में जलाभिषेक किया और साथ ही महाआरती में भी उन्होंने भाग लिया। इसके बाद मेसी ने वनतारा के विशाल संरक्षण परिसर का भ्रमण किया, जहां उन्होंने वन्य जीवों को देखा और देखभाल करने वालों से बातचीत भी की। मेसी ने वनतारा में फुटबॉल पर भी पांव आजमाया। इस दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए मेसी ने कहा कि वनतारा में जानवरों के लिए किया जा रहा काम बेहद सुंदर और प्रेरणादायक है। उन्होंने दोबारा आने और इस मिशन का समर्थन करने की इच्छा भी जाहिर की। वनतारा आने और जानवरों के लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे लोगों को प्रेरणा देने के लिए अनंत अंबानी ने मेसी का आभार जताया।